पहली बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 23 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला चतुर्थी और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है जोमेटो को लेकर। दोस्तों जो भी लोग घर से दूर रहते हैं और घर जैसा खाना खाने के लिए तरसते हैं तो ये खबर उन्हीं के लिए है। दरअसल ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की सुविधा देने वाली कंपनी जोमेटो ने घर जैसा भोजन उपलब्ध कराने के लिए जोमेटो एवरीडे नाम से एक सर्विस शुरू की है। बताया गया सर्विस की शुरुआती कीमत केवल 89 रूपए होगी, यानी कि केवल 89 रूपए में एक व्यक्ति को घर जैसा खाना दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल अभी ये सुविधा केवल गुरुग्राम में उपलब्ध है, पर आने वाले दिनों में जल्द ही इसे देश के और हिस्सों में शुरू किया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी मिलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में 4 डे वर्क वीक का सबसे लंबा ट्रायल चल रहा था। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को ये नतीजे जारी किए गए थे, जिसमें बताया गया है कि ये ट्रायल सफल रहा। इस ट्रायल में कुल 61 कंपनियां शामिल थी, जिनमें से अधिकांश ने इस सिस्टम को अपनाने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब ये है कि इन कंपनियों में काम करने वाले लोगों को हफ्ते में अब केवल 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें सेम ऐसा ही सिस्टम आने वाले दिनों में अपने देश में भी आ सकता है। हालांकि अपने देश में ये जो सिस्टम आएगा, यानी कि हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी, तो ऐसा तभी हो पाएगा जब हफ्ते में 4 दिन कर्मचारी 12 घंटे काम करेंगे, तभी उन्हें हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। या आसान शब्दों में यूँ कहें तो एक हफ्ते में काम करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 48 घंटे काम करना ही होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चैट जीपीटी को लेकर। दोस्तों चैट जीपीटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक एआई आधारित चैट बोट है, जिससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और ये चैट बोट अक्सर सवालों के जवाब ऐसे देगा कि आपको ऐसा लगेगा आपने जो सवाल पूछा है, जिस कैटेगरी का सवाल पूछा है, तो आपके सामने उसका एक्सपर्ट बैठा हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो चैट जीपीटी के जरिए आप जो भी सवाल करते हैं तो चैट जीपीटी का एआई सिस्टम आपको जवाब देने के लिए कुछ ही सेकंड के अंदर बैकग्राउंड में कई हजारों लाखों डेटा को प्रोसेस करता है और आपके लिए एक अच्छा नतीजा ढूंढ के लाता है। हालांकि फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि अब इसी चैट बोट को व्हाट्सएप अकाउंट से जोड़ा जा सकता है, यानी कि आप सीधे व्हाट्सएप से ही सवाल पूछ पाएंगे। बताया गया इसके लिए गिटहब पर एक कोड डाला गया है, जो कि आप इस वाले लिंक पे जाकर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये सभी जानकारियाँ आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं कि आपको पूरा सेटअप कैसे करना है कि आप सीधे अपने व्हाट्सएप अकाउंट में सवाल पूछें और वो पहुंच जाए चैट जीपीटी के पास। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वेलकम 3 मूवी को लेकर। दोस्तों साल 2007 में आई फिल्म जिसका नाम वेलकम है, इस मूवी को कॉमेडीज की मूवी में एक बड़ी अहमियत हासिल है। फिर इसी मूवी का सीक्वल यानी कि वेलकम का पार्ट 2 2015 में आया। अब इसी बीच एक नई रिपोर्ट आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि जल्दी वेलकम 3 मूवी की शूटिंग शुरू हो जाएगी और इसके लिए कास्ट भी फाइनल हो गई है, यानी कि मूवी में कौन कौन से किरदार नजर आएंगे ये भी तय हो गया है। इसी बीच ये बताया गया है कि वेलकम 3 मूवी में अक्षय कुमार के साथ साथ संजय दत्त और अरशद वारसी भी लीड रोल में नजर आएंगे। आसान शब्दों में कहें तो आपको मुन्ना सर्किट की जोड़ी वेलकम 3 मूवी में देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शंकराचार्य के एक बयान को लेकर, जो कि अल्लाह शब्द पर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक वाराणसी में गोवर्धनपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि अल्लाह शब्द मात्र शक्ति का है और ये एक संस्कृत का शब्द है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि माँ दुर्गा का आह्वान करने के लिए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। असल में अल्लाह और ओम को एक बताने वाले जमीयत उलमाए हिंद प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी के बयान के जवाब में शंकराचार्य ने ये बातें कही हैं। साथ ही में शंकराचार्य ने ये भी कहा कि धर्म पे सवाल उठाने वाले लोग पहले संस्कृत व्याकरण का पाठ करें, यानी कि पढ़ाई करें। हम सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य ही थे। साथ ही में इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो देश को लूट कर अपना घर भरने वालों में से नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में जिन 2 मुस्लिम युवकों को बोलेरो कार समेत जिंदा जला दिया गया था, उस केस से जुड़े नए अपडेट्स को लेकर ताज़ा जानकारी के मुताबिक राजस्थान के 2 मुस्लिम युवक नासिर और जुनैद को जलाकर मार देने की वारदात में शामिल 9 में से 8 आरोपियों की तस्वीर सामने आई है। इनमें से एक आरोपी रिंकू सैनी को भरतपुर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 8 आरोपी अभी भी फरार हैं और इन सभी आरोपियों की तस्वीर जारी कर दी गई है। यानी कि उस दर्दनाक घटना को अंजाम देने वाले यही वो 8 लोग हैं जिन लोगों ने 2 मुस्लिम युवकों को बोलेरो कार समेत जिंदा जला दिया, जैसा कि आरोप में बताया गया है उसके तहत। हालांकि दोस्तों पुलिस की शुरुआती जांच में सबसे अहम बात ये सामने निकल कर आ रही है कि जिसको लेकर पिछले एक हफ्ते से सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है, उस मोनू मानेसर का नाम फिलहाल राजस्थान पुलिस की तरफ से साफ नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की नई मेयर को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में 34 वोटों से जीती शैली ओबरॉय अब दिल्ली एमसीडी की मेयर रहेंगी। शैली को कुल 150 वोट मिले। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया और ये महिला मेयर आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी के लिए एक और खुशखबरी ये है कि डिप्टी मेयर भी आम आदमी पार्टी से ही है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर चुना गया है। मेयर का चुनाव जीतने के बाद शैली ओबरॉय ने कहा है कि हमें जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए साथ काम करना होगा। इसके लिए हम सीएम केजरीवाल की जनता को दी गई 10 गारंटी पे काम करेंगे। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुंडागर्दी हार गई और दिल्ली की जनता जीत गई। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अब दिल्ली के एमसीडी में बीजेपी पार्टी से काफी ज्यादा
आम आदमी पार्टी का दबदबा होगा और बाकी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो है ही। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आंखों में लेंस लगाने वालों को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के फ्लोरिडा में 21 साल के माइक क्रमहोल्ज की आंखों की रोशनी इसीलिए चली गई क्योंकि वो कॉन्टेक्ट लेंस पहन के सो गए थे। बताया गया है क्रमहोल्ज नाम का ये व्यक्ति सालों से लेंस का इस्तेमाल कर रहा था और अब उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। अब इसी बीच कई लोगों के मनों में ये सवाल आ रहा है कि क्या लेंस पहनने की वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है। तो इसके जवाब में बताया गया गलत तरह से कॉन्टेक्ट लेंस पहनने पर आंख में बहुत सारी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें इन्फेक्शन और कॉर्नियल अल्सर शामिल है। आपको बता दें कॉर्नियल अल्सर में आंख में जख्म हो जाता है, इससे इंसान की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो जो भी लोग अपनी आंख के लिए लेंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फैशन के तौर पे या जरूरत के हिसाब से, तो इसे पहनने का तरीका, इससे क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ये सभी जानकारियाँ इससे जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं तो उनसे लेना ना भूलें ताकि आपकी आंखों की रोशनी सलामत रहे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है टाइगर श्रॉफ की एक नई मूवी को लेकर जो कि दशहरे पे रिलीज होने वाली है। जी हाँ, बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ और कृति सनन की मूवी गणपत पार्ट 1 मूवी की रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है, जिसमें टाइगर श्रॉफ धांसू एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया गया है ये मूवी आने वाले 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सौरव गांगुली की बायोपिक बनने को लेकर। जी इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर फिल्म बनने जा रही है। बताया गया फिल्म में उनका किरदार एक्टर रणबीर कपूर निभाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि सौरव गांगुली ने अपनी बायोपिक की स्क्रिप्ट को मंजूरी दे दी है, यानी कि उनके जीवन पे फिल्म बनाई जाए, इसके लिए वो राजी हो गए हैं। बताया गया इसके लिए जल्दी शूटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि फिलहाल इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है महंगाई को लेकर, जो कि आपको चौंका सकती है। जानकारी के मुताबिक इस साल देश में जनवरी में गैस, खाद, कॉफी, चाय, कॉटन और खाने वाले तेल जैसे करीब 10 सामानों के दाम 2 गुने तक हो गए हैं। हालांकि दोस्तों हैरानी वाली बात यह है कि इसके उलट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इनमें से कई चीजें 48% सस्ती हुई हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखाई जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वैश्विक बाजार में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सामान सस्ते हुए हैं, वही सेम सामान अपने देश में सस्ता होने के बजाय काफी महंगे हो गए हैं। जैसे कि यूरिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 47% से ज्यादा सस्ता हुआ है, हालांकि यही भारत में 5% से ज्यादा महंगा हुआ है। ऐसे ही प्राकृतिक गैस वैश्विक बाजार में 28% से ज्यादा सस्ती हुई है, हालांकि अपने देश में इस पर 95% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जो प्राकृतिक गैस है उसके दाम लगभग 2 गुना हो गए हैं। जाहिर बात है इसी की वजह से CNG, PNG और जो गैस सिलेंडर के दाम है उन पर भी असर पड़ा है। ऐसे ही मूंगफली का तेल वैश्विक बाजार में 20% से ज्यादा सस्ता हुआ है, हालांकि अपने देश में 13% से ज्यादा महंगा हुआ है। ऐसे ही कॉफी के दाम में वैश्विक बाजार के स्तर पर 13% से ज्यादा सस्ता हुआ है, पर ये अपने देश में 14% से ज्यादा महंगा हुआ है। ऐसा ही हाल कई और सामानों का है, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं खुद, जो कि वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी के अब तक के सबसे बड़े बजट को लेकर। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने अभी हाल ही में बीते रोज अपना दूसरा बजट पेश किया। आपको बता दें ये बजट 6,90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। बताया गया इस बजट में स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी ज्यादातर योजनाएं हैं। इसी कड़ी में बताया गया है कि सरकार ने बजट में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। बजट पेश करने के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ये बजट यूपी देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे स्थापित करने के लिए होगा। साथ ही में ये भी कहा गया है कि जनता पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाए बिना महंगाई को कंट्रोल किया गया है। जानकारी के मुताबिक बजट में छात्र छात्राओं के लिए एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया गया है। योगी सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जो भी 12वीं के छात्र यूपी के स्थायी निवासी होंगे और वो 12वीं में 65% से ज्यादा नंबर लाएंगे, तो ऐसे छात्र छात्राओं को बिल्कुल फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा और इसी काम के लिए 3600 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। वहीं बीते रोज के पेश हुए बजट में युवा वकीलों का खास ध्यान रखा गया है। बताया गया उनकी प्रैक्टिस के शुरुआती 3 साल किताब पत्रिका की खरीद हेतु 10 करोड़ रुपए निकाला गया है। इसी बीच जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अब यूपी के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। यूपी की महिलाओं के लिए भी कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। इस कड़ी में एक बात बताई गई है कि नीति आयोग के एक सर्वे के हिसाब से यूपी में हर 1000 लड़के पर 879 लड़कियां पैदा हो रही हैं। साल 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा 901 था, अब जो लगातार घटता जा रहा है। इसका एक सबसे बड़ा कारण गर्भ में ही बच्ची को मार देना है। इसी कड़ी में ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत यूपी में पैदा होने वाली बच्चियों के जन्म से लेकर उनकी शादी तक का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। इसके लिए 1050 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। बताया गया इसमें हर लाभार्थी को 15,000 रुपए देने की बात कही गई है। वहीं ग्रामीण महिलाओं को लेकर ये ऐलान किया गया है, यानी कि जो गाँव की महिलाएं हैं उनको लेकर कहा गया है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 63 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। वहीं विधवा की
की पेंशन के लिए 4032 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। वहीं बताया गया आने वाले दिनों में अगर किसी महिला के साथ कोई जघन्य हिंसा हो जाती है, यानी कि बहुत बड़ी हिंसा, तो ऐसी महिलाओं की मदद करने के लिए 56 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। अब बाकी दोस्तों, बजट एक ऐसी चीज होती है जिसमें कई बड़े से छोटे ऐलान किए जाते हैं। अब मैं अगर एक एक करके सभी के बारे में विस्तार से बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, लेकिन बजट की जो मेन जानकारियाँ थी उनमें से कई जानकारियाँ हमने आपको बता दी है। अगर आप पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो किसी अच्छी न्यूज साइट को विजिट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी के एक बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने बीते बुधवार को मेघालय की राजधानी शिलांग में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने संसद में मुझसे एक सवाल पूछा और कहा, मेरा नाम गांधी है, नेहरू क्यों नहीं है, यानी कि मेरे नाम के पीछे नेहरू क्यों नहीं लगा हुआ है। मैंने उनके सवाल का जवाब दिया। फिर राहुल गांधी ने आगे कहा कि आपने देखा होगा जब पीएम मोदी भाषण देते हैं तो वो पूरी टीवी पे छा जाते हैं, लेकिन मेरी स्पीच को मीडिया नहीं दिखाता है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है तेजस्वी यादव को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर तेजस्वी यादव ने बीते बुधवार को जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि अभी सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा मुख्य मकसद है कि 2024 में बीजेपी को भगा दिया जाए। हम उस मकसद से काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि भाजपा एक भी सीट न जीत पाए। साथ ही उन्होंने कहा, महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर काम किया जा रहा है। असल में दोस्तों, बात यह है कि अभी हाल ही में एक विधायक ने दावा किया था कि होली के बाद ही बिहार के नए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाएंगे। तब इसी पे उन्होंने अपना जवाब दिया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर। जानकारी के मुताबिक मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात की हाई कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप को जान गंवाने वालों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना झूला पुल पिछले साल 30 अक्टूबर को गिर गया था। इस हादसे में 135 लोगों की जान चली गई है। जिस कंपनी को माना जा रहा था, अब उसी कंपनी को गुजरात के हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इस हादसे में जिन जिन लोगों की जान गई थी उनके परिवार को 10 लाख रुपए दो और घायलों को 2-2 लाख रुपए दो। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है हिजाब को लेकर। हिजाब विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में कर्नाटक की कुछ छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा में हिजाब पहनकर बैठने की अनुमति मांगी है। साथ ही इस मामले में जल्दी सुनवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर भारत के चीफ जस्टिस यानी कि CJI DY चंद्रचूड़ ने इन छात्राओं को आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को देखेंगे और जल्द ही एक बेंच का गठन करेंगे, यानी कि जजों की एक टीम बनाएंगे जो कि इस मामले पे सुनवाई करेगी। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में ये फैसला आ सकता है कि कर्नाटक में वहाँ की जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो हिजाब पहनकर परीक्षा दे पाएंगी या नहीं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है खाने वाले तेल को लेकर। दोस्तों, खाने को अच्छा, चिकना और स्वादिष्ट बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल हजारों साल से किया जा रहा है। तेल में फैट होता है जो शरीर को जरूरी पोषण देता है, लेकिन हमारी बॉडी एक सीमा तक ही फैट को पचा सकती है। इससे ज्यादा फैट लेने पर ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा होने लगती है। फैट शरीर में जमे तो मोटापा और फेफड़े की नली में जमे तो हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा तेल खाने से BP, शुगर और कोलेस्ट्रॉल में भी बढ़ोतरी होती है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितने तेल का सेवन कर सकता है। आपको बता दें, अलग अलग संस्कृतियों में तेल खाने को लेकर अलग अलग आदतें रही हैं। ब्रिटिश सरकार की गाइडलाइन कहती है कि एक हेल्दी इंसान को एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। वहीं भारत की मौसमी और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जानकारों की ये राय है कि यहाँ लोग एक साल में 7 से 10 किलो तेल खा सकते हैं, लेकिन भारत में तेल की औसत खपत लगभग 17 किलो सालाना है। आसान शब्दों में कहें तो एक साल में एक व्यक्ति लगभग 17 किलो तेल खा रहा है अपने देश में, जो कि सुरक्षित सीमा से बाहर है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है CBSE बोर्ड को लेकर। दोस्तों, CBSE बोर्ड की परीक्षाएं जारी है। इसकी तैयारियों को लेकर छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश करने में भी लगे हुए हैं। सैंपल पेपर्स एग्जाम से पहले छात्रों के लिए काफी अहम माने जाते हैं, लेकिन इंटरनेट पर इस समय ऐसे सैंपल पेपर वायरल हो रहे हैं जो कि फर्जी हैं। अब इसी के खिलाफ CBSE बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि एक फेक वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फर्जी सैंपल पेपर दिख रहे हैं। इसे कई छात्र पढ़ भी रहे हैं, लेकिन असल में ये सभी पेपर्स नकली हैं। बोर्ड ने इस वेबसाइट को फर्जी करार दिया है। अहम बात यह है कि ये फर्जी सैंपल पेपर पूरी तरह से असली सैंपल पेपर से मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से लोग ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। असल में एक वेबसाइट है cbse.sport.in और इसी पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए जो सैंपल पेपर मौजूद हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। तो जो भी CBSE बोर्ड के छात्र हैं वो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि cbse.go.in यहाँ पर जाकर आसानी से सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल असली होगा और आपको एग्जाम में अच्छी खासी मदद कर सकेगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को लेकर। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सौरव उर्फ शालिग्राम गर्ग का बीते बुधवार को एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो कट्टे से यानी कि देसी बंदूक से फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले वायरल हुए वीडियो को लेकर पुलिस ने अभी हाल ही में एक दिन पहले मामला दर्ज किया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना पक्ष रखा है।
उन्होंने कहा है कि हर विषय को हमसे न जोड़ा जाए, कानून निष्पक्षता से जांच करे। वहीं अब इस मामले में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जाहिर बात है, इस मामले को लेकर जो लोग विरोध में हैं, वो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द धीरेन्द्र शास्त्री के जो भाई हैं, जिनके ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वो खुल्लम खुल्ला फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक और खबर ये आ रही है धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। उन्होंने ये कहा है कि जो करेगा सो भरेगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।